गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर्स। ईथर्स जो हैं बच्चों वो स्टेबल कंपाउंड्स हैं, ठीक है। इनको हम कह सकते हैं लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप, ठीक है बेटा। इसमें कोई एक्टिव साइट नहीं होती, नो एनी एक्टिव साइट like alcohols and phenols। स्टेबल कंपाउंड्स हैं, लीस्ट रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप है इसका। इसमें कोई एक्टिव साइड नहीं होती, लेकिन कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस में ये रिएक्ट कर जाता है। तो वो कैसे रिएक्ट करेगा, उसकी हम 3 तरह की रिएक्शंस करेंगे। सबसे पहली जो मेरी रिएक्शन है वो है बच्चे रिएक्शन ऑफ ईथरल ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन की रिएक्शन। अब देखो ईथर है, ये अल्काइल चेन बीच में वो मतलब ईथर है। अब अगर ये लाइट में पड़ा रहे खुद ही तो क्या होगा, ये स्लोली इसकी जो ऑक्सीजन है एयर की ऑक्सीजन ईथर के साथ रिएक्ट कर जाएगी और परऑक्साइड बना देगी। देखो ऑक्सीजन के साथ लाइट में पड़ा रहने के कारण ये O यहाँ पे रिएक्ट कर गया इसके साथ, इसका एक H निकला, देखो CH रह गया प्रोडक्ट में, O अटैच हुआ, ये वाला 2 O अटैच हुए, परऑक्साइड लिंकेज बनी और H यहाँ पे अटैच हो गया। यहाँ से H निकला, ऑक्सीजन बीच में परऑक्साइड लिंकेज से अटैच हुआ। परऑक्साइड लिंकेज आप सबको पता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लिंकेज होता है, और फिर H यहाँ लग गया। तो ये हाइड्रो परऑक्साइड है या परऑक्साइड इसको कह सकते हो। ये बड़े ही बेटा जो हैं वो डेंजरस कंपाउंड्स होते हैं। इनको अगर आप पकड़ोगे भी तो ये बोतल ब्लास्ट कर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। इसलिए जो पुराने ईथर्स होते हैं उनको बड़े ध्यान से हैंडल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो परऑक्साइड बना देता है खुद ब खुद ही, और जब इनको हैंडल करो तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है। अब अगर हमने कोई पुरानी बोतल ईथर की पकड़नी है तो हमने कैसे डिटेक्ट करना है कि उसमें परऑक्साइड बन चुका है कि नहीं। उसमें हम डालेंगे सबसे पहले बेटा आयरन सल्फेट। परऑक्साइड जो है आयरन सल्फेट में देखिए आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2। परऑक्साइड जो है वो +2 को ऑक्सीडेशन करके +3 में कन्वर्ट कर देगा। फिर हम उसमें डालेंगे KCNS, पोटाशियम सायानेट, ठीक है। और आयरन 3 KCNS के साथ रिएक्ट करके ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बनाएगा। अगर ईथर की कोई पुरानी बोतल है तो उसमें मैं अगर 2 कंपाउंड डालूं, आयरन सल्फेट और KCNS, तो अगर ब्लड रेड कलर आ जाए तो मतलब परऑक्साइड बन चुका है। तो उसको ध्यान से हैंडल करो। आयरन 2 का कंपाउंड है, परऑक्साइड अगर ईथर बन गया तो वो उसको आयरन 3 में कन्वर्ट करेगा। फिर जो हम पोटाशियम सायानाइड डालेंगे, थायोसायानेट, उसमें आइसोथायोसाइनेट एक्चुअली ये, तो उसको ये ब्लड रेड कलर का कंपाउंड बना देगा। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है, आप चेक कर लोगे परऑक्साइड है तो ईथर की बोतल को ध्यान से रिएक्ट करोगे। तो ये पहली रिएक्शन होगी ईथर्स की, ठीक है। अब सेकंड रिएक्शन है एक्शन विद कंसंट्रेटेड एसिड टू फॉर्म ऑक्सोनियम सॉल्ट्स। अब ईथर्स जो हैं, ऑक्सीजन एटम ईथर्स में उसमें लोन पेयर होते हैं, जैसे कि वाटर में होते हैं, आप सबको पता है बेटे। लाइक वाटर, ईथर के ऑक्सीजन में 2 लोन पेयर होते हैं। तो ये क्या काम करेगा, लुईस बेस का। किसका काम करेगा, लुईस बेस का। मतलब ये किसी एसिड से H पॉजिटिव लेके उसके साथ रिएक्ट कर सकता है। तो ये क्या बनाएगा, लुईस बेस का काम करेगा। अगर मैं किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाऊं तो ऑक्सोनियम सॉल्ट बनेगा। मतलब H पॉजिटिव और ईथर के लोन पेयर का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, ठीक है। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन यूज किए और H के साथ रिएक्ट कर दिया, और आगे पीछे क्या बचा, HSO4 नेगेटिव, वो बाहर लग गया। तो ये सॉल्ट बन गया, पॉजिटिव नेगेटिव का सॉल्ट। इसको बोलते हैं ऑक्सोनियम सॉल्ट, डाई अल्काइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। डाई अल्काइल, जो भी अल्काइल ग्रुप लगा होगा, डाई मिथाइल, डाई इथाइल या इथाइल मिथाइल, ऑक्सोनियम, इसके लिए एक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। लाइक ये है मेरे पास ईथर, डाईथाइल ईथर है, इसमें सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट किया,
यहाँ पे H आ गया, तो ये बन गया डाई इथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। सो अभी तक हमने ईथर्स की 2 रिएक्शन की हैं बच्चों। एक तो कि जो पड़ा पड़ा ईथर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एयर से ऑक्सीजन लेके परऑक्साइड बना देगा, और एक कंसनट्रेटेड एसिड के साथ ऑक्सोनियम सॉल्ट बनाएगा। सो ये बड़े ध्यान से आप लोगों ने बुक से करना है। ओके, ये देखो एक और एग्जांपल है, HCl के साथ रिएक्ट करा तो यहाँ पे क्या आ गया, H पॉजिटिव यहाँ पे आ गया और Cl नेगेटिव वहाँ आ गया। तो ये क्या बन गया, डाई इथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। वहाँ हाइड्रोजन सल्फेट था, यहाँ क्लोराइड। अब क्योंकि ईथर लुईस बेस है, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये लुईस एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा। लाइक यहाँ पे भी तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ही बना है बेटा। तो यहाँ पे भी देखो ये लुईस एसिड है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ये लुईस बेस है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया सिंपली। अब ये देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैग्नीशियम के 2 ऑर्बिटल खाली हैं, ठीक है ना, 3s2 है तो 3p के खाली है, ठीक है ना। तो ये ईथर का एक साइड एक मैग्नीशियम के एक ऑर्बिटल में लोन पेयर देगा। अगर मैं ईथर के 2 मॉलिक्यूल लूँ तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ईथर का ऑक्सीजन अपने लोन पेयर मैग्नीशियम के एक ऑर्बिटल के साथ शेयर करेगा, दूसरा दूसरे के साथ शेयर करेगा। देखो कैसे, व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इट इज RMgX। मैग्नीशियम क्या है बेटा, 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 3p खाली पड़ा है। अब मैग्नीशियम ने 2 के साथ रिएक्शन की है, तो मैं कह सकती हूँ कि 3s का इलेक्ट्रॉन एक 3p में चला गया, 2 फिर खाली है। देखो ये इसके अगला स्टेप है, मैग्नीशियम बेटे एक R के साथ रिएक्ट करा इस वाले इलेक्ट्रॉन से, X के साथ रिएक्ट करा इस वाले इलेक्ट्रॉन से, 2 ऑर्बिटल मैग्नीशियम के खाली है। तो अब ये ईथर के ऑक्सीजन, एक ईथर मॉलिक्यूल इसमें अपने ऑक्सीजन शेयर करवाएगा, लोन पेयर बनाएगा, दूसरा ईथर मॉलिक्यूल इसमें शेयर कराएगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गए। देखो ईथर के 2 मॉलिक्यूल हमने रिएक्टेंट में लिए, अब एक ईथर के ऑक्सीजन ने एक ऑर्बिटल में मॉलिक्यूल शेयर करवाए, इलेक्ट्रॉन शेयर करवाए, दूसरे ने दूसरे में। तो ये लुईस एसिड्स के साथ भी ईथर रिएक्ट कर सकता है। सो पहली हमारी रिएक्शंस थी, अगर आप ध्यान से देखो, रिएक्शन ड्यू टू ईथरल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कारण, यहाँ भी ऑक्सीजन के कारण रिएक्शंस हो रही थी सारी, ठीक है। अब हम करेंगे रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। ये कार्बन और ये ऑक्सीजन के बॉन्ड क्लीवेज की रिएक्शन है, तो HX के साथ रिएक्शन है। अब ध्यान से सुनना, HX के साथ रिएक्शन है तो अगर एक H जो है ये बॉन्ड क्लीवेज यहाँ से हुई, एक H इसके साथ चला गया, अल्कोहल बन गया, और हेलोजन इसके साथ चला गया, हलाइड बन गया HI। एक 2 के साथ हाइड्रोजन चला गया और इथेनॉल बन गया, एक के साथ हैलाइड चला गया। अब ये तो बड़ी आसान लग रही है हमें रिएक्शंस, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है। पंगा कब पड़ेगा, जब 2 अलग आ जाएंगे। अभी तो आसान आसान वाली कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो अगली कोई भी आपके पास, हाँ एक बात और बेटा ध्यान से सुनना, देखो अल्कोहल बन गया, अगर ये हेलोजन एसिड मेरे पास एक्सेस में हो तो जो अल्कोहल बना है वो फर्दर इस हेलोजन एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। आपने +1 में लिमिटिंग रिएजेंट किया था ना, ठीक है ना। ये आपका हेलोजन एसिड टूटा, एक चेन के साथ I गया, एक चेन के साथ O के साथ H गया, अल्कोहल बन गया। अगर ये एक्सेस में है, अभी भी अनयूज्ड पड़ा है, तो ये फर्दर इस अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, और अब क्या होगा, OH के साथ H चला जाएगा, वाटर, और RX चला गया, मतलब फिर से अल्काइल हैलाइड बन गया। मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एसिड एक्सेस में है, अगर तो सिंपल एसिड है तो अल्कोहल और अल्काइल हैलाइड, और अगर एसिड एक्सेस में है तो फिर क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल, फिर वाटर साथ में, क्योंकि पहले अल्कोहल अल्काइल हैलाइड बना, फिर अल्कोहल एसिड के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड और वाटर बना गया। तो मैं सीधा ही कह सकती हूँ मैंने ये 2 रिएक्शंस पे कंसंट्रेट करना है, इस पे और इस पे। स्टेप बाय स्टेप हमने कर लिया। अगर तो एसिड नॉर्मल है तो हमारा एक अल्कोहल एक अल्काइल हैलाइड, लेकिन अगर एसिड एक्सेस में है तो 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल दोनों R2X के साथ रिएक्ट कर गए और वाटर बन गया। तो ये रिएक्शंस कुछ दी हुई है, ठीक है ना। एक्सेस में लिया हमने, अगर तो नॉर्मल होता तो एक अल्कोहल इतना इतना और इतना एसिड अल्काइल हैलाइड, लेकिन एक्सेस में है तो दोनों का अल्काइल हैलाइड और एक वाटर। अब अगर साइक्लिक ईथर है
तो ये O वाटर बन के निकल जाएगा 2H के साथ और दोनों कार्बन्स पे हलाइड लग जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब ये हमने रिएक्शन की अगर ईथर्स सिमेट्रिकल हैं। ठीक है बच्चों, व्हाट इफ द ईथर इज अनसिमेट्रिकल, अगर ईथर ही मेरे पास अनसिमेट्रिकल है तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है बेटा, ध्यान रखना। अगर तो सिंपल ईथर्स हैं तो आयोडीन छोटी चेन के साथ रिएक्ट करेगा जहां पे भीड़ कम है, प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी एंड सेकेंडरी में SN2 मैकेनिज्म होगा, मतलब साथ साथ ये बॉन्ड टूटेगा, साथ साथ आयोडीन पीछे से अटैक करेगा, दोनों पार्टिसिपेट करेंगे रेट मैकेनिज्म में, तो आयोडीन पीछे से अटैक करेगा। अगर SN2 मैकेनिज्म अगर प्राइमरी और सेकेंडरी है तो SN2 मतलब छोटी चेन के साथ हेलोजन और बड़ी चेन या कम्प्लेक्स चेन के साथ O के साथ H, सिंपल। ठीक है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, इसके साथ हेलोजन, ठीक है, और बड़ी चेन के साथ O के साथ H, देखो। ठीक है, लेकिन अगर टर्शरी है तो SN1 होगा, पहले ये क्लीवेज होगी, ये निकल जाएगा बाहर, क्योंकि टर्शरी कार्बाकटाइन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बाकटाइन, तो यहाँ पे कार्बाकटाइन बनेगा और यहाँ पे कार्बाकटाइन बना तो यहाँ पर I नेगेटिव लगा। कहने की बात है प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ होगा SN1, SN2, टर्शरी के साथ होगा SN1, प्राइमरी और सेकेंडरी के छोटे चेन का हलाइड बनेगा लेकिन टर्शरी का बड़ा चेन का हलाइड बनेगा, क्योंकि टर्शरी कार्बाकटाइन इज मोस्ट स्टेबल। मैकेनिज्म देखो टर्शरी है तो पहले लोन पेयर ने H पे अटैक किया, यहाँ पे वाटर आ गया, प्रोटोनेटेड बन गया बेटा ये एसिड हमारा, और ये चीज़ बाहर निकल गई। ठीक है, ये चीज़ जो है बाहर निकल गई और यहाँ पे कार्बाकटाइन बन गया, फिर I यहाँ पे आ गया। ध्यान रखना कैसा क्लीवेज होना है। अगर मेरे पास फिनोलिक ईथर है तो मुझे पता है ये बॉन्ड नहीं टूटता ऑक्सीजन का और रिंग का, तो फिर इसके साथ H लगेगा, इसके साथ हेलोजन, सिंपल। अगर मेरे पास बेंजाइल ईथर है तो बेंजाइल कार्बाकटाइन स्टेबल है, उसकी ये चीज़ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे H लेके अल्कोहल बन के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे आयोडीन। ध्यान दो अब इस बात का, अगर फिनोलिक ईथर है तो ये O नहीं टूटेगा, ये चेन सिंपल बाहर होएगी, ये फिनोलिक ईथर है। लेकिन अगर बेंजाइल कार्बाकटाइन है, अब फिनोलिक ईथर कौन सा होगा, ध्यान देना, फिनोलिक ईथर होना है जहाँ पे रिंग के साथ O जुड़ा है, और बेंजाइल होना है जहाँ रिंग के साथ CH2 जुड़ा है। अगर फिनोलिक ईथर है तो ये बॉन्ड नहीं टूटेगा, लेकिन अगर बेंजाइलिक ईथर है तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला, क्योंकि ये कार्बाकटाइन ज़्यादा स्टेबल है। कौन सा, ये कार्बाकटाइन ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है बेटा, अगर बेंजाइलिक ईथर है तो ये बॉन्ड टूटेगा, फिनोलिक ईथर है तो ये बॉन्ड टूटेगा, अगर बेंजाइलिक ईथर है तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये कार्बाकटाइन बनेगा, फिनोलिक ईथर है तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बड़ा स्टेबल बॉन्ड है। इन चीज़ों का आपने ध्यान देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिनोलिक ईथर है तो ये बाहर चला जाएगा, ये बॉन्ड नहीं टूटा, और अगर बेंजाइलिक ईथर है तो ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि ये कार्बाकटाइन बहुत स्टेबल कार्बाकटाइन होता है। ठीक है, अगर टर्शरी ईथर है तो फिर ये टूट जाएगा, क्योंकि टर्शरी कार्बाकटाइन, यहाँ पे जो कार्बाकटाइन बनेगा बहुत स्टेबल होगा। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी चेन्स हैं तो फिर छोटी चेन के साथ आयोडीन आएगा या हेलोजन आएगा। तो ये बात आपने याद रखनी है, बाकी हम करेंगे कल। गुड लक।